Hello students, welcome back. In this particular session we are again going to discuss the two important life processes जो कि हमारे बचे हुए थे और वो कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। तो ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हमारे दो लाइफ प्रोसेसेस जो कि है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डू वॉच इट एंड रिवाइज दोज टू प्रोसेसेस। उसके बाद आ जाओ हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में विच इज सर्कुलेशन एंड देन एक्सक्रीशन के बारे में, एंड दैट विल फिनिश ऑफ द 4 लाइफ प्रोसेसेस जिनको हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एंड देन आपकी प्रेपरेशन भी एक नॉच अबव चली जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट वी हैव टू स्टडी विच इज ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ट्रांसपोर्ट है क्या, प्लस इसकी जरूरत क्यों है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ट्रांसपोर्ट एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट, इसका सीधा सीधा मतलब है किसी सब्सटेंस को, किसी कंपोनेंट को या किसी फ्लूइड को किसी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। सीधे सीधे जैसे जो व्हीकल्स का काम होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन सर्व एज द प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। अब हमारी बॉडी के अंदर की बात करें अगर, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है उसका बेसिस होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, अ सिस्टम इन विच अ फ्लूइड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। अब तुम्हें पता है इस फ्लूइड का नाम क्या है? इस फ्लूइड का नाम है ब्लड। सिर्फ ब्लड ही नहीं बल्कि कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम को होल बनाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, उसको एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो कंप्राइजिंग blood vessels and the heart, it facilitates the supply of oxygen and nutrients। अब यहाँ पे तुम्हें बताया गया है कि किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, while also eliminating carbon dioxide and other excretory waste products। तो ट्रांसपोर्ट हमें सिर्फ उन्हीं चीजों का नहीं करना है जिनको बॉडी में नीड है। जैसे ऑक्सीजन है, बॉडी को नीड है, हर सेल में ऑक्सीजन की जरूरत है, ग्लूकोज हो गए, बाकी के न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये तो नीड के हिसाब से अलग अलग सेल्स तक जाएगा ही जाएगा। लेकिन जब सेल्स केमिकल रिएक्शंस करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करते हैं, तो इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि हर सेल में बनते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाना भी जरूरी होगा। तो जाहिर सी बात है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमें ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे टू एन ऑर्गन जो कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करे। तो अगेन वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही करा जाता है। Additionally, the circulatory system plays a vital role in the body's immune response, aiding in fighting against infections। अब immune response, immunity या immune system जो है हमारी बॉडी का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग भाग है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट विच आर द व्हाइट ब्लड सेल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, राइट? सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक और सेकेंडरी वर्क जो है वो ये भी है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, अगेंस्ट पैथोजेंस, राइट? तो इन सभी कंपोनेंट्स को जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं, आ जाओ एक एक करके पढ़ लेते हैं। So what are the components of the circulatory system? हमारा circulatory system कौन कौन से components से बना हुआ है? The first component is the heart। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट इज लाइक अ पंपिंग ऑर्गन। ये एक पंप की तरह होता है, या कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में एक मोटर की तरह है, जो कि जब चलेगा तो ब्लड में प्रेशर लगेगा और ब्लड आसानी से हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सारे सेल्स तक पहुंच पाएगा। ठीक है, सो हार्ट विच इज द पंपिंग ऑर्गन इज द फर्स्ट कंपोनेंट, राइट? नेक्स्ट वी हैव द ब्लड। अब ब्लड तुमको पता है कि वेसल्स में फ्लो करता है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में फ्लो करता है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लड के अलावा ब्लड वेसल्स भी कंपोनेंट है? बिल्कुल कह सकते हैं। द ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लो।
ठीक है, अब इसका तो तुम्हें इंपॉर्टेंस पता होगा। हम अपने घर में देखते हैं, अगर पानी का हमें कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करना होता है तो घरों के अंदर ट्यूब्स लगाए जाते हैं, पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम सेटअप किया जाता है। तो वो कैसे सेटअप किया जाता है? पाइप्स के द्वारा सेटअप किया जाता है। तो ऐसे ही टाइप के पाइप्स हमारी बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स। उसके बाद तीसरी चीज हो गई ऑब्वियसली द ब्लड और द फ्लूइड which is actually carrying all these substances and going here and there, right? एंड जो लास्ट कंपोनेंट है जिसकी एक्चुअली हम लोग कम बात करते हैं, और जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड की तो बात करते हैं, लेकिन हम लिम्फ को भूल जाते हैं। बट एक्चुअली लिम्फ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लिम्फ का क्या काम है, कैसे फंक्शन करता है, इसकी हम बात करेंगे आज, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट हिस्सा बन रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो चलो बिगिन करते हैं विद द हार्ट। नाउ हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स एंड सर्व्स एज अ वाइटल पंपिंग ऑर्गन फॉर सर्कुलेशन। सबसे पहली चीज, हार्ट किस चीज से बना है? मसल से बना है, और हार्ट की मसल्स को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखें, यहाँ पर देख रहे हो जो वॉल है हार्ट का, है ना, इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है, उसमें देख रहे हो कि जो वॉल है उसमें खूब सारी मसल्स हैं, है ना। सो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल कार्डियक मसल्स। ठीक, इसके अलावा व्हाट कैन यू सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट? तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 4 चेम्बर्स हैं, एक ये बड़ा वाला चेम्बर, एक ये नीचे वाला चेम्बर, और ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी एक ये ऊपर छोटा चेम्बर और नीचे बड़ा वाला चेम्बर। ठीक है, तो राइट साइड पे भी 2 चेम्बर होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी 2 चेम्बर होते हैं, मिलके ये कितने हो गए? 4 चेम्बर हो गए। जो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एट्रिया। तो राइट साइड वाला राइट एट्रियम, और राइट साइड पे नीचे के साइड प्रेजेंट होगा वेंट्रिकल। सो दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ऑलराइट, सिमिलरली लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएं तो बस एट्रिया और वेंट्रिकल ही कहलाएगा, बस इसमें हम लेफ्ट ऐड कर देंगे। सो ये ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। राइट, अब तुम क्या देख सकते हो, इन चेम्बर्स के बीच में एक्चुअली वॉल प्रेजेंट है, और वो वॉल भी एक्चुअली किससे बनी हुई है? कार्डियक मसल से बनी हुई है। सो यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंटली हमको दिख रहा है कि ये जो दोनों चेम्बर्स हैं इनके बीच में ये वॉल प्रेजेंट है। इस वॉल को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, इनफैक्ट सेप्टम इज अ जनरल टर्म फॉर क्रॉस वॉल्स जो कि यूज किया जाता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में कहीं पर भी तुम्हें सेप्टम वर्ड नजर आए तो तुम समझ जाना कि ये 2 के बीच में पार्टीशन हो रहा है और उसके लिए वॉल बनी हुई है, तो उसको सेप्टम बोला जा रहा है। ठीक, लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर अगेन एंड सी कि ब्लड कैसे फ्लो करेगा। तो ब्लड जो है वो, अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा और लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड। ये तो अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, अगर हम राइट साइड की बात करते हैं, लेट अस टेक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसका रास्ता देखते हैं कि कहां से कहां आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, इट विल एंटर इनटू द राइट साइड, ऊपर वाले चेंबर में, राइट एट्रियम में, थ्रू दिस पर्टिकुलर वेसल, जिसको, और यहां से भी देखो ब्लू वाली वेसल जो यहाँ से ब्लड लेकर आ रही है और फर्स्ट वाले चेंबर राइट एट्रियम में पहुंचा रही है। इन वेसल्स को, जो वेसल्स हमेशा हार्ट में एंटर करेंगी, हम उनको बोलते हैं वेन्स। जो वेसल्स हार्ट को लीव करती हैं उनको बोला जाता है आर्टरी। सी देयर आर 2 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, और इन 2 चीज़ों से अगर तुम इनको याद कर लोगे तो सर्कुलेशन समझना, हार्ट का स्ट्रक्चर समझना, डबल सर्कुलेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें से एक चीज़ ये है कि हमेशा राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरी बात यह है कि हमेशा जो ब्लड वेसल्स हार्ट को एंटर करेंगी वो वेन्स होंगी, और जो हार्ट में से निकलेंगी वो आर्टरीज होंगी। ठीक है, सो द ब्लड वेसल विच इज एंटरिंग द हार्ट इज अ काइंड ऑफ वेन। इस पर्टिकुलर वेन को हम लोग बोलते हैं वीना कावा।
तो ये ऊपर वाली वीना कावा है एंड दिस हियर इज द वीना कावा दैट इज डाउनवर्ड्स। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि एक नीचे है एक ऊपर है, तो दोनों ही टाइप की वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, बट जो ऊपर से आ रही है वो सुपीरियर वीना कावा कहलाती है, और ऊपर की जो हिस्सा है ना हार्ट के ऊपर वाली बॉडी, उसमें से सब में से ब्लड लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड वाला, राइट। और जो नीचे वाली वीना कावा है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। वो नीचे लोअर पार्ट जो है बॉडी का, हार्ट से नीचे वाला पार्ट, वहां से ब्लड खींचकर कहाँ लेकर आ रही है, हार्ट तक लेकर आ रही है, ठीक है। सो वी कैन मार्क दैट ऑल्सो। ऊपर वाली हम लोग लिख सकते हैं सुपीरियर वीना कावा, नीचे वाली इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में भरेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब सुनो, जैसे जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा होगा क्या कि यहाँ पे प्रेशर लगेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर यहाँ पर खुला रहेगा ये, तो वेंट्रिकल पे प्रेशर लगने पे या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने पर ब्लड वापस जा सकता है ना। तो ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं कुछ वॉल्व्स। वॉल्व्स सीधे सीधे तुम ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसे फ्लैप्स हैं जो कि डोर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ये डोर्स तब बंद हो जाएंगे जब एट्रियम से वेंट्रिकल तक ब्लड जाएगा। जैसे ही ये बंद हो जाएंगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अब क्योंकि डोर्स बंद हैं तो ब्लड वापस नहीं जाएगा, ब्लड आगे जाएगा, ठीक है। सो देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट हियर। इन वॉल्व्स को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं, दीज वॉल्व्स आर कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। तो ये दोनों ही साइड में है, ये देख सकते हो, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है, या फिर हम इसे एवी वॉल्व भी बोलते हैं। क्लियर है ये बात। तो जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ के वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वॉल्व्स बंद होंगे, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड को सिर्फ एक ही जगह मिलेगी जाने के लिए, एक ही आउटपुट मिलेगा। ब्लड कहाँ से लीड करेगा, यहाँ से बाहर। अब लाइक आई सेड, हार्ट से जो निकलने वाली वेसल्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे, और ये वाली जो वेसल है वो निकल के लंग्स में जा रही है, ठीक है। हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर जा रही है ताकि लंग्स इसको प्योरीफाई कर सके, इसमें ऑक्सीजन डाल सके, राइट। सो लंग्स से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम वर्ड एसोसिएट करते हैं पल्मोनरी। तो जो वेसल बाहर निकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, राइट। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। आई होप ये बात अब क्लियर है। राइट साइड का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो चुका है। अब लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ से, जाहिर सी बात है, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, उसने उसको प्योरीफाई किया, ऑक्सीजनेट किया और फिर वापस हार्ट तक पहुंचाया। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी टू द लेफ्ट साइड। कैन यू सी, ये जो स्ट्रक्चर्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, वो एक्चुअली क्या है, पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये लंग से आ रही है इसलिए बोल रहे हैं वेन, क्योंकि ये हार्ट में एंटर कर रही है, राइट। इट विल एंटर द हार्ट, ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगा, राइट। जब ये एट्रिया या ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जाएगा तब तो दरवाजे खुले रहेंगे, यानी वॉल्व्स खुले रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये वेंट्रिकल में भर जाएगा तो क्या होगा, वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब उसको पीछे जाने की तो जगह नहीं है, लेकिन कहाँ जाने की जगह होगी, इट विल हैव अनदर ओपनिंग ओवर हियर, जो कि इसको इस बड़ी आर्टरी से कनेक्ट कर रहा है। दिस आर्टरी इज नोन एज the aorta, and it will carry the blood, the oxygenated blood from the left side of the heart to the entire system in our body. हर ऑर्गन के पास यहीं से ब्लड जाएगा। ये अयोटा ना लार्जेस्ट आर्टरी होती है, मेन आर्टरी होती है जो कि हार्ट में से निकलती है, और फिर इसके बहुत सारे ब्रांचेस बनते हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स तक जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर,
ठीक है, तो इस तरीके से हार्ट का जो डायग्राम होगा इसको तुम एनालाइज कर सकते हो, फ्लो देख सकते हो ब्लड का, और फिर जो भी पूछा गया होगा, जो भी लेबलिंग्स पूछी गई होंगी वो आराम से बता पाओगे। ठीक है, let's revise it quickly once more and then we are going to go to the theory। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें सारी की सारी मसल्स जो हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले जो 2 चेंबर हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया, नीचे वाले जो 2 चेंबर हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। अगर राइट साइड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, लेफ्ट साइड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, राइट। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पे देख सकते हो मसल्स का एक वॉल बना होता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। अगर राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो की बात किया जाए तो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा विल ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द राइट एट्रियम, राइट। फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द वॉल्व ओपनिंग। जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल में भरने लगेगा वॉल्व बंद हो जाएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो आउट थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड गो टू द लंग। फिर लंग में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा एंड देन इट विल बी सेंट बैक टू द हार्ट, बट नाउ ऑन दी लेफ्ट साइड। फिर लेफ्ट साइड देखो, पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, लेफ्ट साइड के एट्रिया में डालेगी, फिर एट्रिया से ये वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में थ्रू दी अयोटा, द मेन आर्टरी ऑफ दी बॉडी। ठीक है, वॉल्व्स क्या करते हैं, वॉल्व्स प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। क्लियर है ये बात। अब हार्ट फंक्शन कैसे करता है, इसके जो मसल्स होते हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो एक पंप टाइप का क्रिएट होता है, एक प्रेशर टाइप का क्रिएट होता है, जिसकी मदद से जो ब्लड का फ्लो है वो एफिशिएंट बनता है और पूरे की पूरे बॉडी में फ्लो कर पाता है, हमारी फिंगर टिप्स तक ब्लड पहुंचता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस इसमें इतना प्रेशर बनाते हैं कि हार्ट पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचा पाए। समझ में आया। तुम इसको सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि अगर तुमने एक बलून लिया, उसमें पानी भरा, ठीक है, और उसको ऊपर से खोल दिया है, राइट, एंड इफ यू प्रेस दैट बलून तो क्या होगा, बहुत प्रेशर के थ्रू पानी उसमें से निकलेगा, राइट। तो कुछ उसी तरह का सिस्टम यहाँ पर डेवलप्ड है मसल्स की वजह से, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो प्रेशर डेवलप होता है और फ्लो जो होता है वो तेज हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ। द हार्ट कंप्राइजेस 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। ह्यूमन हार्ट ऑर्केस्ट्रेट्स द रिदमिक प्रोसेस ऑफ, अब सुनो, बायोलॉजिकल टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कि हार्ट कैरी करता है उसके हैं सिस्टोल, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स, एंड डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बजाय सिस्टोल और डायस्टोल कीवर्ड्स लिखकर आए तो समझ जाना कि सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, ऑलराइट, through which it efficiently propels and circulates the blood, ensuring essential oxygen and nutrients reach the body tissues and organs. I hope हार्ट के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कंपोनेंट, लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो ट्यूब्स हैं जो कि ब्लड को कैरी करेंगे। ब्लड वेसल्स में हम 2 मेन टाइप की ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं, द आर्टरी एंड द वेन, राइट। नॉर्मली अगर हम इनको डिफाइन करें तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होंगी दैट विल लीव द हार्ट, blood vessels which leave the heart, और veins वो होंगी which will enter the heart। राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड दैट दे कैरी, तो ऐसा देखा गया है कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन द होल बॉडी दैट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो सेकंड
carries oxygenated blood. एक्सेप्शन याद रखना, क्योंकि एक्सेप्शन पे बहुत क्वेश्चन आ जाता है. एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी. सिमिलरली अगर वेन की बात करें तो वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. अब बात कर लेते हैं अबाउट द फ्लो ऑफ ब्लड इन दीज टू ब्लड वेसल्स. अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में हम क्या देखते हैं? आर्टरी में जो वॉल होते हैं, इसका अगर हम एक सेक्शन निकालें और इसके वॉल को हम देखें तो हम देखते हैं कि आर्टरी में जो वॉल होते हैं वो काफी बड़े होते हैं. द वॉल आर एक्सट्रीमली थिक इन द आर्टरी. Something like this. Okay, so हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? The wall is extremely thick and the lumen, और जो छेद होता है बीच में ट्यूब के, वो thin होता है. Lumen is thin or rather narrow. Right? ऑन दी अदर हैंड अगर हम यही बात वेन पे देखें तो वेन में क्या होगा? इसका लूमेन काफी थिक होता है, रादर वाइड होता है, और इसका जो वॉल होता है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी थिन. लाइक दिस. So this here is the wall which is thin and बीच में है हमारा lumen which is extremely wide in comparison to artery. अब तुम अगर इन दोनों इमेज को ही देखोगे तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किस ब्लड वेसल में प्रेशर के थ्रू ब्लड फ्लो करता है और किस में बिना प्रेशर के. ऑब्वियसली जिसका वॉल थिक होगा और लूमेन पतला होगा उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत प्रेशर के साथ होगा. सो द ब्लड फ्लो हियर इज अंडर प्रेशर. ब्लड फ्लो आर्टरी में से काफी प्रेशर के साथ होता है, जबकि वेन में जाहिर सी बात है देयर विल बी नो प्रेशर इन द ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लोज under low pressure. Right? अब यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि जब वेन में लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर भी रिस्क होता है बैक फ्लो का. ब्लड आराम से पीछे जा सकता है क्योंकि उसको कोई पुश करने वाला नहीं है, प्रेशर नहीं लगा रहा है. आर्टरी में इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें इतना प्रेशर ही लगा होगा कि ये आगे की साइड ही फ्लो करेगा. लेकिन वेन में क्योंकि लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है इसीलिए यहाँ पर भी हमें गेट कीपर्स की जरूरत है, और वो गेट कीपर्स कौन है? वॉल्स. सो वेन्स विल कंटेन वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और आर्टरी में वॉल्स की जरूरत नहीं है, सो देयर विल बी नो वॉल्स प्रेजेंट. तो ये थे मेन डिफरेंसेस बिटवीन द टू मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. इसके अलावा एट द लेवल ऑफ ऑर्गन एक
बहुत पतली वेसल होती है जो कि इन दोनों की ही ब्रांचिंग से बनी होती है. सो द आर्टरीज कीप ऑन ब्रांचिंग एंड देन फाइनली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, बहुत ही पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज बहुत ही पतली वेरी थिन वेसल्स होती हैं जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं. जो ऑक्सीजन ब्लड में कैरी किया गया है टू द सेल्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स ने बनाया है वो डिफ्यूज होगा थ्रू द कैपिलरी वॉल जो कि बहुत पतला होता है इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो कैपिलरीज आर वन सेल्ड thick vessels which are formed by branching of arterioles. सो होता क्या है, आर्टरी के ब्रांचेस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स. आर्टीरियोल्स ब्रांचिंग करके कैपिलरीज बनाते हैं और फिर कैपिलरीज एक साथ जुड़ते हैं. कुछ कैपिलरीज वो वेन्यूल्स बनाते हैं एंड देन द वेन्यूल्स टुगेदर दे अगेन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर वेन. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, इफ दिस हियर इज द आर्टरी, इसकी ब्रांच हम बोलेंगे आर्टीरियोल. आर्टीरियोल से जो और पतली ब्रांचेस निकलती होंगी उनको फाइनली हम बोलेंगे कैपिलरीज. राइट, कैपिलरीज एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी और एक लार्जर ब्रांच बनाएंगी जिसको हम बोलेंगे वेन्यूल एंड फाइनली द वेन्यूल्स विल आल्सो जॉइन इनटू द मेन वेन. राइट, कैपिलरीज के लेवल पे क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन ऑफ gases occurs through it. Right? So that was about the blood vessels. Let's move on to the next component which is the blood. अब blood में अगर हम देखें, नॉर्मली अगर ब्लड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसको कुछ देर तक रख देते हैं तो क्या होता है कि ब्लड का एक कंपोनेंट नीचे सेटल हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट ऊपर रहता है. जो सेटल हो जाता है दैट इज नोन एज द सॉलिड कंपोनेंट. राइट, एंड जो ऊपर के साइड रहता है दैट इज नोन एज द लिक्विड कंपोनेंट. राइट, द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा. ये जो फ्लूइड देख रहे हो दैट इज नोन एज प्लाज्मा. और प्लाज्मा जो है वो ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है. इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, द लिक्विड कंपोनेंट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस आल्सो व्हिच यू शुड नो. सो प्लाज्मा के अंदर देयर विल बी वाटर, ऑब्वियसली 90% तो वाटर ही होगा. सॉल्ट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और आयंस होते हैं वो होंगे. देन हॉर्मोन्स भी इसी प्लाज्मा में मिक्स होके ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी प्रोटीन्स ऑफ सॉर्ट्स, देयर विल बी अमीनो एसिड्स, देयर विल आल्सो बी यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट्स which will be dissolved in the liquid component. इसके अलावा ऑक्सीजन और CO2 भी काफी जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दी स्टफ इज देयर इन द प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा. अब बात कर लेते हैं अबाउट द सॉलिड कंपोनेंट. सॉलिड कंपोनेंट में आते हैं 3 टाइप के ब्लड सेल्स. द फर्स्ट इज द आरबीसी. दिस हियर इज द आरबीसी. आरबीसी रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट, इसका मेन काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ट्रांसपोर्ट. Right? The second type of blood cell is the WBC, white blood cell or leukocyte. White blood cell जो होता है, as the name is also suggesting, it is colorless. It does not have any pigment. RBC red color का होता है because it has a pigment called hemoglobin.
It contains a red colored pigment called hemoglobin. व्हाइट ब्लड सेल में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है. इसका अगर शेप भी देखें तो इरेगुलर शेप होता है, अमीबा जैसा शेप होता है. और WBCs का क्या काम होता है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना. WBCs आर द सेल्स जो कि पैथोजेंस को अटैक करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, किल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर इम्यूनिटी मेंटेन रहती है. सो WBCs दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट foreign pathogens. Right? So that is how blood का या circulatory system का एक component हमारी immunity को भी maintain करने में help कर रहा है. The third type of blood cells are the platelets. प्लेटलेट्स अगेन ये पार्टिकल्स की तरह होती हैं, बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड में घूम रहे होते हैं. और प्लेटलेट्स का मेन काम होता है इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है? जब तुम्हें चोट लग जाती है और अगर उसमें से खून बहने लगता है और अगर उसको तुम ऐसे ही छोड़ दो धो धा के, इफ यू लीव इट लाइक दैट, you are going to see in 1 or 2 hours what is going to happen. The blood over there it will freeze, right? It will sort of become coagulated and it will form a clot, right? अब ये होता कैसे है? Because of the platelets work. प्लेटलेट्स क्या करती हैं? जहां पर इंजरी हुई होती है वहां पे प्लेटलेट्स जाकर एक मेश टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती हैं, एक नेटवर्क बना देती हैं थ्रेड्स का, जिसके थ्रू वो जो वुंड होता है ना वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है. सो बेसिकली ऐसे टाइप का मैश क्रिएट कर देंगी और इस मैश में सारे के सारे WBCs और RBCs जो बाहर जाना चाह रहे थे वुंड से, वो इसमें अंदर के साइड ट्रैप हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट ब्लड इज नॉट एबल टू फ्लो आउट. राइट? तो प्लेटलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का. इनफैक्ट अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा? तो हमारा क्लॉट टाइम इंक्रीज कर जाएगा एंड एज अ रिजल्ट छोटी सी भी इंजरी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस की पॉसिबिलिटी हो जाएगी. राइट? सो प्लेटलेट्स दे कॉज द ब्लड क्लॉटिंग. देन वी कम टू लिम्फ. अब लिम्फ की अगर बात करें, कुछ जगहें, कुछ डीप सीटेड सेल्स ऑब्वियसली ऐसे भी होते होंगे जहां पर ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पा रही हैं, कैपिलरीज नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वहां तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने के लिए लिम्फ काम आता है. What does the lymph do? It is formed from the leak fluid in tissues. Lymph is collected by the lymph vessels and returned to blood capillaries. तो बेसिकली होता क्या है, जब आर्टरीज ब्लड लेकर आती हैं, राइट, तो और कैपिलरीज में जाती हैं, तो कैपिलरीज से एस्केप कर जाता है कुछ लिक्विड पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड के अंदर होता है काफी ज्यादा प्रेशर व्हेन इट इज कमिंग थ्रू द आर्टरी, राइट, जबकि वेन्स में बहुत कम प्रेशर होता है. तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर के थ्रू यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा और कैपिलरीज में से कैपिलरीज का जो वॉल है वो सिर्फ 1 लेयर थिक है, तो ऑब्वियसली जो फ्लूइड होगा, कुछ छोटे छोटे जो सेल्स होंगे जैसे कि WBCs जो कि कोई भी शेप ले सकते हैं, वो आराम से कैपिलरीज के वॉल में से डिफ्यूज करके बाहर निकल जाएंगे, राइट. एंड दिस लिक्विड मीडियम जो कि कैपिलरीज के अराउंड फॉर्म होगा, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. नाउ इसी का कंपोनेंट होता है लिम्फ. लिम्फ कैरीज न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लाज्मा में या प्लाज्मा के वाटर में डिसॉल्व होकर आराम से कैपिलरीज से बाहर निकल सकते हैं, वो सब होते हैं. और इस तरीके से जब लिम्फ फॉर्म होता है, सेल्स तक जाता है, तो सेल्स इस लिम्फ में से न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अपना वेस्ट सब्सटेंस डाल देते हैं. अब होगा क्या? ये लिम्फ कलेक्ट करता हुआ अल्टीमेटली कहाँ पे लीड करेगा? टू सम वेन्यूल, टू सम वेन, और फाइनली हमारी ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली हो क्या रहा है, उन जगहों पे जहाँ पे कैपिलरीज रीच नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिलरीज में से लीक्ड फ्लूइड वहाँ तक पहुँच रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ, एंड देन जो भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो अपने अंदर कलेक्ट करके वापस से ब्लड की किसी वेसल में ज्वाइन कर रहा है, जिसके थ्रू वो ब्लड सर्कुलेशन में वापस से आ जाए, राइट.
सो लिम्फ अ येलोइश फ्लूइड विद, अब इसमें क्या क्या है देखो, इसमें ऑब्वियस सी बात है वो चीजें आ पाएंगी जो बहुत छोटी हैं। क्या इसमें आरबीसीज आ पाएंगे? नहीं, आरबीसीज विल नॉट बी एबल टू कम इनटू द लिम्फ। वाई? बिकॉज जो कैपिलरीज में पोर्स होते हैं वो आरबीसी के डायमीटर से छोटे होते हैं, सो आरबीसीज उसमें से नहीं निकल पाते। डब्ल्यूबीसीज ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि उनका कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि वो अमीबा जैसे होते हैं, जस्ट लाइक स्लाइम। तो स्लाइम को तो तुम इतनी सी जगह से भी अगर निकालना चाहो तो किसी तरह उसका शेप वेप चेंज होके निकल सकता है ना। तो सेमी फ्लूइड नेचर होने की वजह से डब्ल्यूबीसीज या इरेगुलर शेप होने की वजह से डब्ल्यूबीसीज उन पोर्स में से निकल पाते हैं, लेकिन आरबीसीज नहीं निकल पाते हैं। सो लिम्फ येलोइश फ्लूइड विथ फ्यूअर प्रोटीन्स देन ब्लड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इम्यून सिस्टम। कैसे? क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसीज निकले। डब्ल्यूबीसीज का क्या काम था? टू किल द पैथोजेंस, राइट। तो जब डब्ल्यूबीसीज लिम्फ के साथ बाहर निकलते हैं तो वो आसपास जो ब्लड के अलावा भी जो टिश्यूज वगैरह के पास फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स पहुंचे होते हैं उनको भी पकड़ पकड़ के मार डालते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ लिम्फ इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम एज वेल एज इट flows from tissues to the heart, assisting in transportation and germ destruction. तो germ destruction कैसे होगा? Through WBCs. Transportation किस किस चीज का होगा? Of nutrients and oxygen, right? And जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स बने होंगे वो भी सेल्स लिम्फ में ही डाल देंगे ताकि वो सर्कुलेशन में वापस पहुंच सके, right? So you also have to remember कि lymph is a component of the circulatory system which is again helping to bring the nutrients and oxygen to deep seated tissues जहाँ तक capillaries नहीं पहुँच पा रही। Clear है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं to double circulation. Now what is double circulation? Double circulation में हम बात करते हैं two circuits of blood flow which occur in a 4-chambered heart. Two circuits of blood flow which occur in a 4-chambered heart. अब ये होता कैसे है? देखो ह्यूमंस के अंदर 4 चेंबर का हार्ट है, यहाँ पे एक साइड ऑक्सीजनेटेड और एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या ये ब्लड कभी भी मिक्स होगा? नहीं होगा। दो अलग अलग सर्किट्स बनेंगे जो कि लंग और हार्ट के बीच में और बॉडी सिस्टम और हार्ट के बीच में फ्लो होगा एंड ये मिक्स कभी भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से 2 सर्किट फ्लो देखा जाता है इन द केस ऑफ 4-chambered हार्ट। और जैसे बर्ड्स के अंदर भी ऐसा देखा जाता है, मैमल्स, ह्यूमंस, इन सब के अंदर देखा जाता है। इसी फ्लो को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब एक फ्लो चार्ट में डबल सर्कुलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो इफ वी कंसिडर आवर हार्ट हियर विद इट्स 4 चेंबर्स, ये है लेफ्ट और लेट्स टेक दिस एज द राइट वन। सो दिस हियर इज द राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम ऊपर वाला एंड देन राइट वेंट्रिकल नीचे वाला। इधर साइड राइट एट्रियम ऊपर वाला, सॉरी लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला। दिस इज द हार्ट, राइट। इसके अलावा जो ऑर्गन्स एसोसिएट होंगे टू डबल सर्कुलेशन विल बी द लंग्स, सो द लंग्स, राइट, एंड द बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी या फिर टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ये तीसरा एस्पेक्ट होगा। अब ब्लड का जो फ्लो है जो हमने बताया था, हमने देखा था, वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सिस्टम से निकल कर राइट साइड पे आता है, राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहां से निकल के ये कहां जाएगा? टू द लंग्स, इजंट इट, फॉर गेटिंग प्योरिफाइड। तो ये वाला जो सर्किट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। अब ऐसे ही अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्किट देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लंग से निकलेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ये बॉडी सिस्टम्स में जाएगा, राइट। So there are 2 different circuits of circulation
One is for the deoxygenated blood and one is for the oxygenated blood and there is no mixing. अब इसी सर्कुलेटिंग सर्किट्स को अगर हम नेम करना चाहें तो जो सर्किट occurs, circuit of flow between heart and lung, इस सर्किट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट और पल्मोनरी सर्कुलेशन. राइट? जबकि द सेकेंड सर्किट ऑफ फ्लो बिटवीन हार्ट एंड बॉडी और बॉडी सिस्टम्स, दैट इज नोन एज systemic circulation. Right? तो you can define double circulation with two aspects. या तो आप बोल सकते हो कि it consists of two circuits of oxygenated and deoxygenated blood moving through the heart separately without mixing. या फिर you can say it refers to the two circuits that are formed inside the heart by the flow of blood. The first circuit is the flow of blood between heart and lungs known as pulmonary circuit, and the second circuit is the flow of blood between heart and body and is known as systemic circuit or systemic circulation. Is that clear? हमेशा double circulation में दो aspects ध्यान रखने हैं. There is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood and there are two kinds of circuit, pulmonary and systemic. तो इस तरीके से तुम डबल सर्कुलेशन के कोई भी क्वेश्चंस आराम से आंसर कर सकते हो. डबल सर्कुलेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी पे आते हैं कि एक्चुअली लंग से हार्ट तक कौन सी वेसल ब्लड लेकर जा रही है. सो ऑलवेज द एंटरिंग वेसल इज वेन, और क्योंकि ये लंग से एंटर कर रही है सो इट इज द पल्मोनरी वेन. राइट? दूसरी ये वाली वेसल जो हार्ट में अगेन एंटर कर रही है दैट इज अगेन द वेन. कौन सी वेन? जो बॉडी से ब्लड ला रही है एंड इज कॉल्ड एज वीना कावा. राइट? जो वेसल्स हार्ट को लीव कर रही हैं वो आर्टरीज हैं. द वन विच इज कैरिंग द ब्लड टू बॉडी सिस्टम इज आयोटा, द लार्जेस्ट आर्टरी. ऑब्वियसली ब्लड पूरा बॉडी सिस्टम में लेकर जाएगी तो मोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए. एंड द वन विच इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग इज पल्मोनरी आर्टरी. Right? So that is how you can define the arteries and the veins also, as well as double circulation में कौन कौन से circuits पाए जाते हैं. Right? I hope this is extremely clear now. Double circulation. The heart receives oxygenated blood from the lungs, pumps it to various parts of the body and then receives it back for another circulation in the form of deoxygenated blood. Right? Consequently, the blood completes a full round through the body, passing once through the right half as deoxygenated blood and once through the left half as the oxygenated blood. Right? So as you can see here also, deoxygenated blood system से आ रहा है, right side में enter कर रहा है, फिर right से ये artery के through जा रहा है to the lungs. Lung से vein heart की तरफ oxygenated blood लेकर आ रही है and then the oxygenated blood is going through the aorta to the entire system for circulation. Right? Next we have transport in plants. Now transport in plants में दो चीजों का ध्यान रखना है. First of all, किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है और कौन से टिश्यूज के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है. सो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम द रूट टू द स्टेम. राइट? एंड सब्सिक्वेंटली फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बना होता है, जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए या रूट हो गया. राइट? सो देयर आर टू सिस्टम्स विच आर इन कॉन्स्टेंट वर्क इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को अकम्प्लिश करने के लिए. कौन से दो सिस्टम्स हैं? द जाइलम सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द फ्लोएम सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर जाइलम सिस्टम की बात करें तो ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम सिस्टम जो है दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ वाटर अलोंग विद जो भी फ्लोएम सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट
and the phloem system will transport food and other photosynthetates जो products होते हैं photosynthesis के through its cells, right? अब इसी की हम differences की बात कर लेते हैं because that is the major portion, right? So अगर xylem transport की बात करें तो ये water और minerals का transport करेगा. Water and minerals are transported through the xylem. ठीक है, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं और वर्क करती हैं वो इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट हैपेंस इज रूट से वाटर अब्सॉर्ब होगा, रूट से वाटर अब्सॉर्ब होगा एंड जो हमारी फोर्स जो इस पे एक्ट करेगी वो होगी ट्रांसपिरेशन की फोर्स जो कि वाटर को पुल करती है ऊपर के साइड. सो रूट में आपको पता है रूट हेयर्स होते हैं जो कि वाटर को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. सो वाटर इज अब्सॉर्ब थ्रू द रूट हेयर इनटू द रूट और फिर ये वाटर ऊपर के साइड पुश किया जाता है. और रादर पुशिंग जो फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, बल्कि जो फोर्स लगती है वो पुलिंग फोर्स होती है, पुलिंग फोर्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल. राइट, सो बेसिकली होता क्या है, वाटर लीव्स द सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू द स्टोमाटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर के वे में एस्केप करता है थ्रू द स्टोमाटा, राइट. सो हियर वी हैव द स्टोमाटा, उसके थ्रू वाटर एस्केप कर रहा है. अब जाहिर सी बात है जब यहाँ का वाटर एस्केप कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी. एज अ इन टर्न एज अ रिजल्ट जो वाटर यहाँ पे इसके वेसल्स में है वो तेजी से इसकी जगह लेने के लिए मूव करेगा. तो बेसिकली एक पुल फोर्स क्रिएट हो रही है बाय द ट्रांसपिरेशन सो दैट वाटर को इन वेसल से पुल किया जाए, जाइलम में से पुल किया जाए और वाटर अब्सॉर्ब किया जाए थ्रू द रूट्स, राइट. सो दिस विल बी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पुल फोर्स विच इज कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन. डायरेक्शन क्या होगा इस मूवमेंट का? डायरेक्शन इज फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. क्या उल्टा होगा? कभी भी नहीं. सो द मूवमेंट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स ओनली टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. कभी भी ये लीव से रूट तक नहीं आएगा. आई होप दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर टू यू. ऑल्सो जब जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है तो ये बिना एनर्जी के नीड की करता है क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर लगता है और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है. सो ट्रांसपोर्ट अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. राइट, जबकि जब हम फ्लोएम की बात करेंगे, when we talk about the phloem, first of all ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? It will transport the food and other photosynthetates. Right? अगर बात करें फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट की तो जो फ्लोएम के सेल्स होते हैं उनके बीच में ऐसे क्रॉस वॉल्स बने होते हैं और इनके बीच में होते हैं छोटे छोटे छेद, राइट. तो होता क्या है जब लीफ यहां से अपना खाना बनाती है, सो इट मेक्स फूड हियर, राइट. दिस फूड इज लोडेड इनटू दीज फ्लोएम सेल्स. फ्लोएम सेल्स जिनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स. तो जैसे ही ये फूड यहाँ पे लोड किया जाता है, जो पास का जाइलम होता है ना, उसमें जो पानी होता है वो यहाँ पर आके इसका प्रेशर बैलेंस करने की कोशिश करता है, राइट. सो व्हाट हैपेंस, फूड इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स इनटू द फ्लोएम और एज अ रिजल्ट ऑफ फूड बीइंग लोडेड जो पास में जाइलम वेसल होती है उसका पानी भी यहाँ पर आकर फ्लोएम के अंदर जमा हो जाता है. तो यहाँ पे अगर देखो तो इस फ्लोएम के सेल के अंदर मास में प्रेशर क्रिएट होने लगता है और इस वजह से फूड का मूवमेंट स्टार्ट होता है उन जगहों पे जहाँ पे कम प्रेशर है. तो वो जगहें कौन सी हैं?
the water along with food will move up also as well as it will move down also, down to the roots, up to other small leaves, buds and fruits या flowers जिनको खाने की जरूरत है, right? So phloem में अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोर्ट है it will occur due to pressure. और ये प्रेशर जो होगा वो फुल प्रेशर नहीं बल्कि पुश प्रेशर होगा. क्या ये एक डायरेक्शन में होगा? नहीं, इट विल अकर इन बोथ डायरेक्शन. इट इज बाय डायरेक्शनल, ऊपर भी और नीचे भी, राइट? एंड लास्टली जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा? ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को जिसमें बेसिकली इट इज लाइक अ रिवर विथ फूड और वो स्वीप कर रहा है, पूरा जितना भी उसके अंदर फूड है इट इज बीइंग स्वेप्ट ऑफ लाइक अ रिवर. तो ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एन मास. एन मास ट्रांसपोर्ट under pressure, water along with the photosynthesis is flowing with a great force to areas जहां पर फूड कम है. ऑल्सो डू रिमेंबर कि यहां पर जब फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है इट रिक्वायर्स एनर्जी. तो हमें एटीपी प्रोवाइड करना पड़ता है अगर हमें फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट कराना है, राइट? So that was all for transport of food and water in plants. I hope transportation as such पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. तो मेन बातें जो थी, मेन कॉन्सेप्ट्स जो थे वो यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की गई है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी वेरी प्लीज्ड टू आंसर देम फॉर यू. नाउ वी कम टू द लास्ट प्रोसेस व्हिच इज एक्सक्रीशन. अगेन व्हाट इज द नीड फॉर एक्सक्रीशन? नीड फॉर एक्सक्रीशन लाइज इन द फैक्ट कि हम अपनी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट, पॉइजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये वेस्ट अगर हम अपनी बॉडी में ही रखेंगे तो ये हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स को डैमेज पहुंचाएंगे, राइट? सो हियर एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट लाइक यूरिया एंड अमोनिया, दीज आर नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि जब प्रोटीन्स बनते हैं उनके बनने में ये वाले नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, राइट? सो दे नीड टू बी एलिमिनेटेड. और तुमको तो पता है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो प्रोटीनेशियस हैं, राइट? सो ऑलमोस्ट हर टाइम हमारी बॉडी में ये यूरिया और अमोनिया भी क्रिएट हो रहे हैं. नाउ प्रिवेंट सेल डैमेज थ्रू अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट. ये यूरिया और अमोनिया अगर हमारे सेल्स में अक्यूमुलेट करते रहे, जमा होते रहे तो हमारे सेल्स को डैमेज पहुंचाएंगे. इसीलिए इनका एक्सक्रीशन करना जरूरी है. टू मेंटेन होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस का मतलब होता है एक बैलेंस मेंटेन करना हमारी बॉडी के अंदर इन टर्म्स ऑफ हमारी बॉडी में फ्लूइड कितना होना चाहिए, उसमें कितने सॉल्ट्स, कितने आयंस होने चाहिए, उसका पीएच का लेवल क्या होना चाहिए. तो ये सब मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए होता है एक्सक्रीशन. अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में आ गई है तो हमें उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. अगर कोई चीज़ कम है तो हमें एलिमिनेशन प्रोसेस में उसको कम एलिमिनेट करना होगा ताकि हमारी बॉडी में बैलेंस मेंटेन रहे. So homeostasis or regulation of balance in our body is also brought about by excretion. इसमें हम वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं और पीएच को रेगुलेट करते हैं ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड. ब्लड का पीएच मेंटेन करना, ब्लड में फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ एक्सक्रीशन, right? So that is the need for excretion, and of course regulate the water and salt balance, thereby maintaining osmotic potential. तो हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का एक बैलेंस होना चाहिए जिसको मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस, राइट? अब अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इन जनरल अभी तक जो तुमने पढ़ा हुआ है वो क्या है कि ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन इज टेकन इन बट द एलिमिनेटेड वेस्ट सब्सटेंस CO2 इज एलिमिनेटेड आउट. ठीक है, CO2 के अलावा कुछ अमाउंट में वाटर भी एलिमिनेटेड आउट थ्रू द ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट? दूसरा टाइप जो है एलिमिनेशन का वो है थ्रू स्वेट. स्वेट के थ्रू अगेन हम वाटर एंड कुछ सॉल्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट?
बट जब बात आती है एक्सक्रीशन ऑन अ लार्ज स्केल की, एक्सक्रीशन ऑफ द होल बॉडी, टॉक्सिक वेस्ट जो भी प्रोड्यूस हुए होते हैं इन द एंटायर बॉडी, तो आती है बात हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की. एंड द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इफ यू टॉक अबाउट कंसिस्ट ऑफ 2 kidneys, 2 ureters, a urinary bladder and a urethra. अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे. बाकी के एनिमल्स को भी अगर देखोगे ना तो दे ऑल्सो एग्जिबिट एन एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ये तो बात हो गई एनिमल्स की, क्योंकि एनिमल्स हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उनको मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है जिसके थ्रू टॉक्सिक वेस्ट ज़्यादा जनरेट होते हैं. जबकि यहीं पे अगर हम प्लांट की बात करें तो इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट्स लैक अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम और सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमल्स. Plants do not possess specialized organs for excretion. Why? Because excretion in them is not as complex as it is in animals. तो प्लांट्स के लिए जो एक्सक्रीशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनको एलिमिनेट करने का आसान तरीके हैं. प्लस अगर कोई ऐसा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो भी गया जिसको प्लांट आसानी से एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको एक ऐसे ऑर्गन में डाल देता है जो कि गिरने वाला होता है. अब तुमको तो पता है कि प्लांट्स में उनकी जो मैच्योर लीव्स होती हैं, अडल्ट हो गई होती हैं, एज्ड लीव्स होती हैं, वो गिरती रहती हैं, है ना. तो अगर प्लांट ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता भी है तो वो उस लीफ में डालता है जो अब थोड़े ही दिनों में गिरने वाली है. जब वो लीफ गिरती है तो प्लांट पूरा प्लांट अगर कंसिडर करें, इट हैज लॉस्ट इट्स वेस्ट सब्सटेंस, राइट. तो वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है. तो इसलिए प्लांट को कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है. जबकि अगर ह्यूमंस की बात करें, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 bean-shaped kidneys, right? जिसमें देख रहे हो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड आएगा एंड देन ब्लड में से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होंगे उनको हटाया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा ब्लड को, राइट. नेक्स्ट वी हैव 2 ट्यूब-like स्ट्रक्चर्स जो कि निकलते हैं दोनों किडनीज से. दीज आर नोन एज यूरेटर्स. The ureters lead into a bag-like structure which is known as urinary bladder. और urinary bladder की जो opening part होता है which is known as urethra, उसके थ्रू हम यूरिन पास आउट करते हैं consisting of urea and ammonia and other nitrogenous waste substances. क्लियर है. तो बेसिकली जो वेन्स और आर्टरीज ब्लड लेकर किडनी में आती हैं या लेकर जाती हैं किडनी से, उनको हम बोलते हैं रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी. सो दिस हियर द वन विच इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज रीनल आर्टरी, राइट. एंड द वन विच इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड रीनल वेन. यहीं पे एक बात अच्छे से समझ लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा किडनी के पास आएगा, ठीक है. उसमें से ऑक्सीजन जब ली जाएगी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा. लेकिन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और उसमें से यूरिया वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह निकाले जाएंगे, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, नहीं. इट विल देन बिकम प्योर ब्लड. अभी वो इम्प्योर था क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट थे. सो ऑलवेज प्री डिफाइन दीज 2 टर्म्स सेपरेटली कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या है. प्योर ब्लड इज वन विच डज नॉट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट. इम्प्योर ब्लड इज वन विच हैज नाइट्रोजनस वेस्ट. Oxygenated blood is one which has oxygen. Deoxygenated blood is one which does not have that amount of oxygen. It has more of carbon dioxide. ठीक है. तो ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए. अब अगर हम बात करें अबाउट द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किडनी के इस हिस्से में प्रेजेंट होता है. सो किडनी को अगर हम डाइसेक्ट करें तो ऐसे हमें पिरामिड्स दिखते हैं, राइट. पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और 2 हिस्से होते हैं किडनी के, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला. और इस पिरामिड में हमें लाइन से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और वो लाइन्स एक्चुअली इनके ट्यूब्स हैं, ठीक है. दिस इज द सेल विच इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इट इज नोन एज द नेफ्रॉन.
नेफ्रॉन के अगर हिस्सों की बात करें, नेफ्रॉन स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द मैल्फिजन बॉडी. मैल्फिजन बॉडी में आते हैं दो हिस्से, द कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल एंड अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो कि बोमन्स कैप्सूल में फिट होती हैं और ब्लड को लेकर आती हैं यहाँ पर. दीज आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. राइट. नेक्स्ट वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब्यूल्स. इनको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ऑफ द नेफ्रॉन. यहाँ पे एक यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो जो ये ट्यूब्यूल बना रहा है. दिस इज नोन एज द लूप ऑफ हेनले. राइट. एंड जो वेसल्स लूप ऑफ हेनले के अराउंड बेसिकली ब्रांचिंग कॉज कर रही हैं उनको हम बोलते हैं वासा रेक्टा. राइट. सो दे आर बेसिकली ब्रिंगिंग ऑल द ब्लड और डिफ्यूजन इन्हीं के थ्रू हो रहा है. तो बेसिकली यूरिया वगैरह निकल के यूरिन में ऐड हो रहा है जो बन रहा है यूरिन. एंड जो वाटर वगैरह है जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो यूरिन में से निकल के या फॉर्म यूरिन या फॉर्मिंग यूरिन से निकल के हमारे ब्लड में वापस से ऐड होगा थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस. लास्ट में हमारे पास आता है ये कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल आके मिलते हैं और फिर कलेक्टिंग डक्ट मिलकर ये यूरेटर बनाता है. यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. राइट. यूरिनरी ब्लैडर कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है यूरिन को. Urethra will pass out the urine. जब हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि द ब्लैडर इज नाउ फुल तो यूरिन पास आउट होता है थ्रू रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स जो कि यूरेथ्रा में नीचे के साइड प्रेजेंट होती हैं. क्लियर है ये बात. आगे चलते हैं टू हाउ द यूरिन फॉर्मेशन और हाउ द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द नेफ्रॉन. अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो सबसे पहले इस वाले हिस्से में ब्लड बहुत प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो उसका लिक्विड पार्ट होता है वो बोमन्स कैप्सूल में जमा हो जाता है. दिस इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तो ग्लोमेरुलस यानी कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो होती हैं उसमें ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो करता है एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, इस ब्लड में से लिक्विड पार्ट और जो अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट पार्ट अलोंग विद द ग्लूकोज ऑल्सो अमीनो एसिड्स ऑल्सो ये सारा का सारा निकल के बोमन्स कैप्सूल के अंदर चला जाएगा. अब बोमन्स कैप्सूल से ये जाएगा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर, फिर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आएंगे और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में. अब सुनो, कलेक्टिंग डक्ट में तो यूरिन कलेक्ट होता है बट यूरिन बनने से पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू जो फिल्ट्रेट बना है जो बोमन्स कैप्सूल में गया है उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं ना जो चले गए हैं लेकिन बॉडी को उनकी जरूरत है, जैसे ग्लूकोज. क्या फायदा है ग्लूकोज का हम लोगों को यूरिन में पास आउट करने का? कोई फायदा नहीं है. उस ग्लूकोज को हम अपनी बॉडी में यूज कर सकते हैं. बहुत सारा पानी वोमेंस कैप्सूल में चला गया है, पूरा जो 90% ऑलमोस्ट वाटर होता है, 98-99% वाटर होता है, वो पूरा ऑलमोस्ट चला गया है ना. तो वो जो वाटर है वो भी तो हमें वापस से रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा. इतना यूरिन थोड़ी ना हम पूरे दिन में पास आउट करेंगे, राइट. सो देयर आर वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस आयंस ऑल्सो जो कि फिल्ट्रेट में चले गए होते हैं लेकिन उनको रीअब्सॉर्ब करना जरूरी होता है. सो द सेकेंड प्रोसेस विच टेक्स प्लेस आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन.
रीअब्सॉर्प्शन किन किन चीजों का होगा? ऑफ ग्लूकोज, ऑफ वाटर, ऑफ अदर आयंस जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ऑल दीज आयंस विच आर एक्सट्रीमली नेसेसरी, इन सब का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है. नाउ when the vessels are passing through the loop of Henle और ये ट्यूबुलर रीजन के आसपास जब वेसल्स पास होती हैं तो ऐसा भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो वेसल में रह गए हैं और यहाँ फिल्ट्रेट में नहीं जा पाए हैं, जैसे कि कुछ यूरिया हो सकता है या फिर कुछ वाटर हो सकता है जो कि अभी भी हमें यूरिन में ऐड करना है. तो थर्ड प्रोसेस जो थ्रू आउट होने लगता है दैट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन. सेक्रीशन किन किन चीजों का होगा? सम मोर यूरिया एंड अमोनिया along with some extra ions जो कि बॉडी में है, जैसे पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया. अगर ये एक्स्ट्रा है बॉडी में तो इनको भी वापस से यूरिन फॉर्मिंग यूरिन में डाल दिया जाएगा. एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आ जाएगा जिसको कलेक्ट करके हम यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर लेंगे फॉर पासिंग आउट. राइट? तो 3 प्रोसेसेस जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. द फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सेक्रीशन. राइट? नेक्स्ट इज द टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक विच इज हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस क्या होता है? जब किसी इंसान की किडनी खराब हो जाती है एंड इट इज नो लॉन्गर एबल टू एक्सक्रीट आउट दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलाइजर यूज किया जाता है. ये एक ऐसी मशीन है जो कि हमारा ब्लड प्योरीफाई कर सकती है और प्योरीफाइड ब्लड को वापस हमारी बॉडी में डाल सकती है. सो किडनी फेलियर लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस एंड टू एड्रेस दिस टेक्नोलॉजी ऑफ डायलिसिस हैज बीन डेवलप्ड. Dialysis employs a machine filter known as dialyzer or artificial kidney. Purpose is to eliminate excess water, salt, balance electrolytes and remove the metabolic waste products. Now what happens? Blood यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है, डायलाइजिंग फिल्टर में डाला जाएगा. डायलाइजिंग फिल्टर में क्या होगा? डायलाइजिंग फ्लूइड के थ्रू जो ब्लड होगा उसमें से सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट अलॉन्ग विथ वाटर, सारा का सारा जो भी एक्स्ट्रा होगा वो सब निकाल दिया जाएगा. राइट? एंड उसको हम रिमूव कर देंगे एंड देन फाइनली जो ब्लड बचा होगा, जो पार्ट ऑफ ब्लड कंपोनेंट जो कि प्योरीफाइड हो गया होगा, उसको वापस से वेन के थ्रू बॉडी में डाल दिया जाएगा. ऑलराइट? सो blood is extracted from the body and passed through tubes with a semi-permeable membrane. On the other side of the membrane a dialysate fluids. Dialysate ऐसा fluid होता है जिसका जो concentration होता है या जो osmotic potential होती है वो blood से काफ़ी मिलती जुलती होती है, except for it does not have the proteins which are present in the blood. ठीक है? So drawing impurities through the membrane, as blood flows through the dialyzer, waste and toxins diffuse into a dialysate liquid and the cleaned blood is then returned to the patient's body. An anticoagulant like heparin is added to prevent blood clots during the filtration process. So basically क्या होगा, जब हम ब्लड को यहाँ पे लेके जाएंगे तो हम इसके साथ एक फ्लूइड लगाएंगे जो कि कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में सिमिलर होगा ब्लड से, एक्सेप्ट फॉर इट डज नॉट हैव, वेट डिड आई से प्रोटीन, एक्सेप्ट फॉर इट डज नॉट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट. ओके, नॉट प्रोटीन्स, एक्सेप्ट फॉर इट डज नॉट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट. तो जब नाइट्रोजनस वेस्ट वाला एक फ्लूइड ब्लड वाले फ्लूइड के पास में आएगा तो होगा क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम, तो नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जो एक नेचुरल फिनोमिना है, डिफ्यूजन है. राइट? तो द nitrogenous waste are going to be eliminated into the dialyzing fluid and फिर इस dialyzing fluid को हम डिस्कार्ड कर देंगे और क्लीन फ्लूइड लगाएंगे. तो इस तरीके से बार बार जो ब्लड फ्लो करता रहेगा उसमें से क्लीन होता रहेगा नाइट्रोजनस वेस्ट. एंड एडिशनली इस ब्लड को हम हेपारिन, एंटीकोएगुलेंट हेपारिन भी डालेंगे ताकि ये क्लॉट ना हो. एंड देन फाइनली जब ब्लड क्लीन हो जाएगा तो इसको हम प्रेशर मॉनिटर के थ्रू मॉनिटर करेंगे, इसके एयर ट्रैप बबल्स हटाएंगे एंड देन इट विल बी released back into the body through a vein. ये बात क्लियर है?
So hemodialyzer is actually a breakthrough discovery in the field of medicine, a very important machine which is proving to be a boon for kidney patients, those patients whose kidneys have been damaged in an accident or otherwise. Next is excretion in plants. तो excretion in plants, like I said, काफी simple होता है. Major plant excretory products include carbon dioxide, excess water from respiration, and nitrogenous compounds from protein metabolism. Now, अगर हम बात करें gaseous products की, तो oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration are the waste products. तो ऐसे तो दिन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से रिमूव हुई होगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिमूव हुई होगी वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, राइट. रात के टाइम अगर हम देखें तो सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना होता है. एलिमिनेशन ऑफ दीज गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटल ओपनिंग. स्टोमाटा के थ्रू, पोर्स के थ्रू ये एक्सचेंज होगा. पोर्स के बारे में, स्टोमाटा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी वर डीलिंग विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सो गो चेक आउट दैट वीडियो इफ यू वांट एडिशनल इंफॉर्मेशन हियर. नाउ एक्सेस वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू अगेन स्टोमाटा से ही एलिमिनेट कर दिया जाता है, राइट. नेक्स्ट, plants store organic byproducts in different forms in various parts including gums, oil, latex, resins. जो plant के gum, oil, latex, resins ये सब parts, ये सब components हैं या substances हैं ना, वो हम तो use करते हैं, but plant के लिए actually ये useless है, right. तो plant क्या करता है, they are stored in plant parts like bark, stems, leaves etc. and are eventually shed off. जब leaves या stems when they shed off, तो उनके साथ साथ ये प्रोडक्ट्स भी रिमूव हो जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ऑरेंज ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, जैस्मिन ऑयल, लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज, पपाया ट्रीज एंड गम्स फ्रॉम अकेसिया. एट टाइम्स प्लांट ऑल्सो रिलीज एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल. सो एज यू कैन सी, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज एक्सट्रीमली सिंपल. इनको कोई भी एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती. So with this we come to the end of the concept video discussion on both these processes, transport and excretion. अब कुछ sample questions हैं, वो आंसर कर लेते हैं so that we know also कि हमने कितना सीखा है. पहला question states that which of the following blood vessel carries deoxygenated blood? In general deoxygenated blood कहाँ पे किस में carry होता है? veins में, है ना. But उसका exception क्या है? The pulmonary vein, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट. सो पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी. व्हाट अबाउट द अयोटा? इट्स एन आर्टरी, सो अगेन इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड कैरोटिड आर्टरी, अगेन इट्स एन आर्टरी, सो इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. व्हाट अबाउट पल्मोनरी आर्टरी? नॉर्मली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सो यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, राइट. नेक्स्ट, the tissue that transports water and minerals in plants. अभी हमने पढ़ा कि water and minerals xylem के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के थ्रू फोटोसिंथेटेट्स या फिर फूड प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट, what prevents the backflow of blood in the heart? The thick muscular walls of the ventricles, the thin walls of the atria, walls in the heart, or all of the above. जो backflow है वो walls prevent करते हैं. So यहाँ का आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वियोलस या ग्लोमेरुलस. यहाँ पे सेल की बात हो रही है. कौन सा सेल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बनाता है किडनी का? इट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. न्यूरॉन से कंफ्यूज मत होना. न्यूरॉन इज अ नर्व सेल जो कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है. ओके, सो यहाँ का आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन. So with this we come to the end of this particular lecture. Now if you have any queries related to this particular lecture, you can comment down below in the comment section. और हमारे batches से related कोई भी information चाहिए, so subscribe to the channel and keep yourself updated. So I'll see you again in some other concept video. Thank you.